हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सावन राज भारती आपका आपके चैनल रेडी टू रेज में स्वागत करता हूँ। तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखा कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर क्या होता है। ये मैम सीरीज चल रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स की, जिसमें हमने बताया कि जनरली हेलो एल्केन्स 3 रिएक्शन शो करते हैं: सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक को कवर किया SN1 SN2। जनरली SNI वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन नहीं है, इसलिए मैं SNI को अलग से एक वीडियो लेक्चर में कवर करूँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सीरीज में SNI नहीं आए। आगे हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की, जो कि एक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन है। एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें भी हम बात करेंगे E1 E2 एंटाई एलिमिनेशन क्या होती है। तो चलिए हेलो एल्केन की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। एलिमिनेशन रिएक्शन आखिर होता क्या है, कैसे एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा, जिससे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि एलिमिनेशन रिएक्शन आखिर होता क्या है। फॉर एग्जांपल दिस इज ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे कोई भी आप ग्रुप लगा दिए, फॉर एग्जांपल ए ग्रुप लगाए और यहाँ पे बी ग्रुप लगा। कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ है और दोनों के साथ, एक के साथ ए ग्रुप, एक के साथ बी ग्रुप, कोई ग्रुप आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा रीएजेंट यूज करते हैं, जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाए। देखिए एलिमिनेशन भी दो तरह का होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन और अल्फा गामा एलिमिनेशन। आपको आगे मैं बताऊंगा कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, अल्फा गामा एलिमिनेशन क्या होता है। जनरली देखिए अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, अगर ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा कार्बन होगा, ये अल्फा कार्बन तो ये बीटा कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन अगर होता तो गामा। अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, अगर इसके बगल वाला कार्बन होता तो गामा कार्बन। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा और बीटा में एलिमिनेशन हो रहा है। अल्फा बीटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा बीटा का एलिमिनेशन हो रहा है। अल्फा बीटा यहाँ पे कर सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। जनरली जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है C डबल बॉन्ड C प्लस AB। मतलब क्या हुआ, ये A यहां से निकला, या तो अपने इलेक्ट्रॉन को दे के या यहाँ के इलेक्ट्रॉन को लेके। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कैसे निकलता है। देखिए ये A क्या हुआ, या तो अपना इलेक्ट्रॉन दे के या इलेक्ट्रॉन अपना लेके निकल जाता है बाहर। फिर ये B अपना अगर ये इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकलेगा तो ये नेगेटिव चार्ज, तो मिलके AB बना लेगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ एक पे माइनस चार्ज एक पे प्लस चार्ज, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आप कार्बन डबल बॉन्ड लिए और यहाँ पे कोई A ग्रुप, यहाँ पे कोई B ग्रुप अटैच किया है, तो अगर हम कोई ऐसा रीएजेंट यूज करते हैं जो अल्फा बीटा एलिमिनेशन शो करता है या एलिमिनेशन शो करता है, मैं आपको बताऊंगा रीएजेंट कौन कौन सा होता है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन शो करता है तो वो क्या करेगा, यहाँ से AB को निकाल देगा बाहर और C डबल बॉन्ड C निकाल कार्बन बनेगा। मतलब हम कह सकते हैं इसको, अगर हम मतलब इससे इसके प्रॉपर्टीज को देखें तो यहाँ जनरली क्या हो रहा है, जो A और ग्रुप है जिसको कहते हैं स्मॉल ग्रुप्स और एटम्स, क्या हो रहा है, डिसअटैच हो रहा है। मतलब अटैच था, डिसअटैच हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है। तो ये क्या कर सकते हैं हम इसको, डिसअटैच।
फ्रॉम एल्केन। मतलब जनरली इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, स्मॉल ग्रुप्स और एटम जो हैं वो एल्केन से डिसअटैच होके AB बना रहा है और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये इसका पहला प्रॉपर्टीज है, इसको लिखें। क्योंकि देखिए जनरली यहाँ पे स्मॉल ग्रुप्स या एटम्स लगे रहते हैं, कोई बल्कि ग्रुप को निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जनरली हम यहाँ पे कोई भी स्मॉल ग्रुप्स या कोई भी एटम्स की बात करते हैं। हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जनरली सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड का फॉर्मेशन। क्या हो रहा है, मतलब सेचुरेटेड करने का मतलब है मेरा सिंगल बॉन्ड, सेचुरेटेड सिंगल बॉन्ड से क्या हो रहा है, अनसेचुरेटेड। मतलब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इसके हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड टूटकर एक सिग्मा प्लस एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। दो सिग्मा बॉन्ड टूटकर, दो सिग्मा बॉन्ड ए और बी के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, दो सिग्मा बॉन्ड टूटकर एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई का फॉर्मेशन हो रहा है। ये इसके प्रॉपर्टीज है, आप इसको नोट करें। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करना चाहेंगे, ये जो रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ लिखें कि ये जो रिएक्शन होता है इंडोथर्मिक होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक जैसे देखिए क्या होता है, यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड, आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है। देखिए ए और बी के बॉन्ड को तोड़ने में हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर से ए और बी के बॉन्ड को, जो ए और बी जो कार्बन से अटैच है उसके बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उतनी एनर्जी यहाँ से नहीं निकलेगी। यहाँ से एनर्जी तो निकलेगी क्योंकि देखिए यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड को हमको तोड़ना है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये दोनों बॉन्ड को तोड़ने में जितनी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उतनी एनर्जी यहाँ से नहीं निकलेगी। तो फाइनली क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, इंडोथर्मिक। और जैसा कि आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल, इंडोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन होते हैं जो हाई टेम्परेचर को फेवर करते हैं, वैसे रिएक्शन होते हैं जो हाई टेम्परेचर को फेवर करते हैं, हाई टेम्परेचर को फेवर करते हैं। अब इसको नोट कर लें। पॉइंट की बात करते हैं, इसको हम लोग जनरली कहते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन। ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन। देखिए एडिशन रिएक्शन में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये हेलो एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर नहीं आता है, इसलिए मैं अभी इसको नहीं पढ़ाऊंगा। मैं जब रिएक्शन मैकेनिज्म या हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एडिशन रिएक्शन भी पढ़ाऊंगा। ये जनरली क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जनरली क्या होता है समझ लीजिए। रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में जनरली क्या होता है आप समझ लीजिए कि ये प्रोसेस ऐसे नहीं, ये प्रोसेस जस्ट ऐसे होता है, मतलब अपोजिट होता है। जैसे देखिए क्या होता है, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या होता है, ये डबल बॉन्ड टूटता है, ये यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूटता है और ये डबल बॉन्ड टूटकर इसका होमोलिटिक फिजन होता है, जिसके कारण यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे एक डॉट, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और ए बी कोई ऐसा कंपाउंड जो यहाँ आके अटैच हो जाता है, तो फाइनली ये बना देता है। तो ये हो गया एडिशन रिएक्शन और इसका जस्ट अपोजिट हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन। आप इसको नोट कर लें। देखिए मैंने आपको बताया कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं
जनरली दो प्रकार के होते हैं मतलब इसके हम कंसेक्यूटिव पेयर्स के बेसिस पे इसको डिफाइन करते हैं। जनरली तो हम E1 E2 या ECB पे डिनोट करते हैं, वो हम आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन जो HX वाला कंपाउंड जैसे AB वाला जो कंपाउंड उसके निकलने के बेसिस पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, एक होता है अल्फा गामा एलिमिनेशन। एक होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, एक होता है अल्फा गामा एलिमिनेशन। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला एग्जांपल आप लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा बीटा का एलिमिनेशन हो रहा है। अल्फा बीटा के कार्बन के साथ जो स्मॉल ग्रुप लगा हुआ है, फिर से बातों को सुनिएगा कि अल्फा बीटा कार्बन पे जो भी स्मॉल ग्रुप्स लगा हुआ है वो निकलकर अपना एक स्पेसिफाइड या स्पेशल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहलाएगा। फिर से कि अल्फा बीटा कार्बन के साथ जो स्मॉल ग्रुप अटैच है वो यहाँ से निकलकर अपना स्पेसिफाइड बॉन्डिंग बना के एक स्पेसिफाइड कंपाउंड बनाता है, तो वो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। आगे मैं आपको बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल CH2 यहाँ पे कोई कंपाउंड आप X लगा दीजिए, यहाँ पे कोई कंपाउंड Y लगा दीजिए। X यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है, कोई भी ग्रुप आप ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अल्फा कार्बन हुआ, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्फा और गामा का एलिमिनेशन होता है। अल्फा गामा कार्बन के साथ जो ग्रुप अटैच है उसका एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई निकलेगा, एक्स वाई का फॉर्मेशन होगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको इलाबोरेट करके देखना चाहें तो ये जस्ट ऐसे बनेगा, CH2 तो क्या हुआ, साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। ये आपका क्या हुआ, अल्फा और गामा कार्बन के साथ जो डिफरेंट ग्रुप अटैच है उसका एलिमिनेशन हुआ। अल्फा और गामा कार्बन पे जो स्मॉल ग्रुप अटैच है उसका एलिमिनेशन हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखिए एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि डबल बॉन्ड क्यों नहीं आया, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ डबल बॉन्ड क्यों, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन। यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड पहले से था तो एक बॉन्ड और उसमें आ गया, लेकिन यहाँ पे तो बॉन्ड नहीं था इसलिए एक बॉन्ड यहाँ आया। तो मतलब एलिमिनेशन एक सिंगल बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है। अगर वो पहले सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप इसको नोट कर लें। टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे कितने प्रकार के होते हैं, ये किस बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं। हम डिफाइन करते हैं कि वो जो AB जो एटम्स है, जो AB ग्रुप्स मैंने आपको दिखाया वो कैसे निकलते हैं, या A पहले निकलते हैं या B पहले निकलते हैं या दोनों साथ में निकलते हैं। इसके बेसिस पर हम एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, E1 E2 E1CB। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है E1 एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, दूसरा है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन बाईमॉलिक्यूलर, तीसरा है E1CB एलिमिनेशन रिएक्शन कॉन्जुगेट बेस। सबसे पहले अगर हम E1 की बात करें कि हम कैसे जानेंगे ये रिएक्शन E1 है या इसका कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो मेरा क्या सीक्वेंस रहेगा। मैं सबसे पहले अभी आपको तीनों के बारे में बताता हूँ कि तीनों में क्या डिफरेंस है। पहले H निकलता है या पहले X माइनस, या A पहले निकलता है या पहले B निकलता है, मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आज के वीडियो में एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर कवर करूँगा, उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन बाईमॉलिक्यूलर। ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल नहीं है इसलिए मैं अभी इसको नहीं पढ़ाऊँगा। मैं जब रिएक्शन मैकेनिज्म इसको पढ़ाऊँगा तो मैं एलिमिनेशन रिएक्शन कॉन्जुगेट बेस के बारे में कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बन कार्बन कोई भी ए ग्रुप अटैच है, यहाँ पे कोई भी बी ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे क्या होता है, इवन में एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर में क्या होता है, सबसे पहले बी माइनस निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी इसका एग्जांपल ले लें, जैसे अगर हम एल्काइल हैलाइड की बात करें, हेलो एल्केन, अगर आप एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन की बात करें तो जनरली ये केमिकल प्रॉपर्टी हेलो एल्केन, तो मैं उसी का एग्जांपल लेना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2X। अब आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ तो B ऐसा कुछ दिख रहा है लेकिन A ऐसा नहीं दिख रहा है। देखिए ये क्या हो रहा है, ये जनरली CH3 CHH CH2X ऐसा है, मतलब H और X दोनों का रिप्लेसमेंट होगा यहाँ पे, दोनों सब्स्टिट्यूट के दोनों बाहर निकलेगा। यहाँ पे जनरली सबसे पहले X माइनस बाहर निकलता है, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है, एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर में करता है, जो न्यूक्लियोफाइल है मतलब नेगेटिव चार्ज वाला, वो सबसे पहले बाहर निकलता है। यहाँ पे क्या होगा, X माइनस सबसे पहले बाहर निकलेगा, X वो यहाँ हाइड्रोजन है, सबसे पहले X माइनस बाहर निकलेगा। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले, या अगर इसको रिएक्शन को फर्दर आगे बढ़ाएं, सबसे पहले X माइनस बाहर निकलेगा। या आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलता है। न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा तो आपको पता होगा कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, मैं आगे सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखें, इसमें सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलता है X माइनस, ये हुआ E1। अब E2 की बात करते हैं तो E2 में क्या होता है, जनरली दोनों एक साथ बाहर निकलता है। जैसे यही एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखाऊंगा, CH3 CHH CH2X प्लस X माइनस, दोनों एक साथ बाहर निकलता है। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल, जब मैं एलिमिनेशन रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर कवर करूँगा तो मैं इसको पूरी डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे क्या हुआ, X इस इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल गया X माइनस, और ये H क्या, ये इलेक्ट्रॉन को इसको दे के बाहर निकल गया, तो ये इसमें क्या हो गया H प्लस और ये X माइनस, तो HX बनाया आयनिक बॉन्ड। और यहाँ पे क्या हुआ, इसके पास भी है, इसके पास लोन पे, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हुआ एलिमिनेशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर। अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन कॉन्जुगेट बेस की। देखिए कॉन्जुगेट बेस, ये वाला जो रिएक्शन, इसमें क्या होता है, सबसे पहले H प्लस बाहर निकलता है, सबसे पहले क्या निकलता है, H प्लस बाहर निकलता है। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को मैं फिर से लिखना चाहूँगा, CH3 CHH CH2X। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले H प्लस बाहर निकलता है, सबसे पहले H प्लस बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या हुआ, जनरली कार्बो एनायन का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, कार्बो एनायन का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे कार्बोकैटायन E1 में क्या हो रहा था, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था। E2 में क्या हो रहा था, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा था। और E1C में कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होता है। ये आपको मैं एक जनरलाइज बात करके दिखाया कि E1 E2 ECB इल्यूमिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं, इन तीनों में क्या अंतर होता है, कैसे सबसे पहले यहाँ पे X माइनस निकलता है, कैसे यहाँ दोनों एक साथ निकलता है, कैसे यहाँ किसमें क्या क्या होता है, मैंने आपको बताया। अब मैं बात करूँगा एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर की इस कंप्लीट वीडियो में। तो पहले इसको नोट कर लें, आपने SN1 भी पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, जिसमें मैंने बात की कि एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाएं चैनल पे रेडी टू रेज सर्च करें, वहाँ पे उस चैनल पर जाएं, वहाँ पर देखें, आपको थंबनेल में दिख जाएगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर, सभी की वीडियो अवेलेबल, आप जाएँ उसको पढ़ें बढ़िया से, क्योंकि यहाँ पर SN1 का बहुत यूज आने वाला। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे CH3 CHH
CH2H। मैं यहाँ जनरली H बाहर लेके निकला ताकि आपको दिक्कत ना हो कि यहाँ दो एटम कैसे कनेक्ट है। जनरली जो एग्जाम में दिया रहेगा वो यहाँ पे CH2 ही दिया रहता है। अब देखिए, अगर यहाँ पे इलिमिनेशन रिएक्शन 1 हो रहा है, कोई भी ऐसा रिएजेंट, जनरली हम रिएजेंट जो यूज करते हैं वो वीक बेस होता है। जनरली जो रिएजेंट यूज करते हैं वो वीक बेस होता है, और सॉल्वेंट जो पोलर प्रोटिक होता है, मैं बताऊंगा आपको उसके डिटेल में। सॉल्वेंट जो होता है वो पोलर प्रोटिक होता है। यहाँ पे जनरली क्या होगा, मैंने बताया कि सबसे पहले यहाँ पे X माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो निकलता है। जो X माइनस यहाँ से निकला, जो X माइनस यहाँ से निकला, तो जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा क्या होगा, CH3 CH2 CH2 प्लस क्या हुआ, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। क्या यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। और क्या होता है, यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मतलब यही स्टेप इसके रेट को डिफाइन करता है, रेट को डिटरमाइन करता है। यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है। आप यहाँ पे इसको साइड में अगर नोटबुक में लिखना चाहते तो लिख लें, कार्बोकैटायन फॉर्म, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद क्या होता है, ये फर्दर यहाँ से क्या होता है, H प्लस, यहाँ से क्या होता है H प्लस बाहर निकलता है। ये वाला H प्लस, ये वाला H प्लस बाहर निकलेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे के निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन इसको दे के निकलेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लोन पे आ जाएगा, ये वैकेंट ऑर्बिटल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर से मैं क्या होता हूँ, यहाँ से H प्लस निकला, क्योंकि हम यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं। जनरली हम एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर या बायमोलिकुलर या कंजुगेट बेस में जनरली हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्या हो रहा है, यहाँ से X माइनस निकला तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, एक H प्लस बाहर निकला यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को दे के, तो यहाँ पे लोन पेयर आया। यहाँ पे पहले से वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल होने के बावजूद, वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ये इसका मैकेनिज्म है। ये जो है हम यहाँ पे इसका मैकेनिज्म को बता रहा हूँ कि कैसे प्रोसीड करता है। हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे E1 और SN1 एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर में क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है, जो रिएक्शंस एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं उसमें जो प्रोडक्ट होता है वो E1 और SN1 दोनों होता है। प्रोडक्ट जो होता है दोनों, लेकिन कुछ मेजर में होते हैं, कुछ माइनर में। कुछ प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, कुछ प्रोडक्ट कम बनता है। अब मैं आपको बताऊँ कैसे डिसाइड करना है आपको कि E1 वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा या SN1 वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। आइए देखते हैं। कोई भी आप एक यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लीजिए, यहाँ पे CH प्लस CH2X। अगर आप इसको SN1 में मैंने आपको बताया था कि SN1 लो टेम्परेचर को फेवर करते हैं। SN1 क्या होता है, लो टेम्परेचर फेवर करते हैं। अब मैंने आपको यहाँ बताया कि E1 हाई टेम्परेचर को फेवर करते हैं, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, SN1 एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता था। तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम रखें, या 20 डिग्री सेल्सियस से कम रखें, जैसे अगर हम आपको कोई भी ये रिएक्शन दिया जाएगा आपको, यहाँ पे लिखा रहेगा आपको 20 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH दिया जाएगा। तो आपको जैसा लग रहा है कि यहाँ पे तो इलिमिनेशन रिएक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ X माइनस बाहर निकलेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, H प्लस बाहर निकलेगा, यहाँ पे लोन पेयर का फॉर्मेशन, लोन पेयर बनेगा, लोन पेयर आएगा, वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर डोनेट करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आपको तो लग रहा था ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये लो टेम्परेचर पे E1 फेवर नहीं करता। E1 प्रोडक्ट तो बनता है लेकिन माइनर में रहता है, मतलब कम अमाउंट में रहता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो SN1 का प्रोडक्ट बना, जो रिएक्शन होगा वो SN1 को फेवर करने लगता है। और SN1 के रिएक्शन के मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए ये रिएक्टेंट आगे बढ़ के जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है वो होता है RCH2CH2OH। यहाँ से X माइनस निकला, यहाँ से OH माइनस इंटर किया, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो यूनिमोलिकुलर।
जैसे देखिए ये यहाँ तक कैसे जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ से X माइनस निकला तो R CH2 प्लस, यहाँ से X माइनस निकला, X माइनस तो SN1 में निकलेगा, X माइनस तो E1 में भी निकलेगा। आपने देखा कि पिछले वीडियो में कि मैंने बताया कि सबसे न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूल में क्या होता है, X माइनस बाहर निकलता है तो वहाँ पर भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, मतलब यहाँ तक तो स्टेप दोनों में सेम रहेंगे। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन तक जो स्टेप फॉलो कर रहा है वो E1 में भी होगा और SN1 में भी होगा। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना, अगर 20 डिग्री, जनरली हम बात करते हैं अगर 20 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वो SN1 को फॉलो करने लगता है। अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री सेल्सियस है या 50 या 55 डिग्री सेल्सियस है, इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH वीक बेस, तो ये क्या होता है, इलिमिनेशन रिएक्शन, E1 को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट आगे बढ़ता है और यहाँ पे होता है CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। ये E1 को फेवर किया एट हाई टेम्परेचर और SN1 को फॉलो किया लो टेम्परेचर। और आपको यह ध्यान रखना है कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन दोनों में होता है, SN1 में भी और E1 में भी, इसलिए यहाँ तक स्टेप दोनों में सेम होता है। इसके बाद टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट होगा, जो मेजर प्रोडक्ट है वो SN1 के तरफ से होगा, SN1 के मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए होगा या E1 के मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए होगा। अब आप पूछना चाहेंगे कि 20 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होता है, 20 से कम तो SN1, 50 से ज़्यादा तो E1। अब 20 से 50 के बीच में क्या होता है, तो 20 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में जनरली क्या होता है, दोनों जो है SN1 भी प्रोडक्ट और E1 भी प्रोडक्ट, दोनों आधा आधा बनता है जनरली। फॉर एग्जाम्पल 50%, 45-55% जनरली जो बनता है प्रोडक्ट वो दोनों इक्वल अमाउंट बनता है, जनरली दोनों इक्वल है, ऐसा नहीं कि 50-50 बने। जैसे आप टेम्परेचर जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाइएगा तो E1 को फेवर करने लगे, जैसे टेम्परेचर कम करते जाइएगा तो SN1 को फेवर करते रहेगा। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि अगर टेम्परेचर आपको जनरली 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस, फिर से कि अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम दिया रहे इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH तो आपको SN1 वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर में होगा। E1 भी बनेगा यहाँ पर, प्रोडक्ट जो E1 ही बनेगा यहाँ पे, लेकिन वो माइनर में होगा और SN का प्रोडक्ट मेजर में होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस, यहाँ प्रोडक्ट जो क्या हो रहा है E1 हो रहा है, यहाँ पर भी SN1 बन रहा होगा, SN1 यहाँ पे बन रहा होगा, लेकिन ये क्या है, E1 वाला प्रोडक्ट मेजर में है, SN1 वाला प्रोडक्ट माइनर में है। आप इसको नोट करें। हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर के क्या क्या एडवांटेज है, या मतलब कैसे यह प्रोसीड होता है, क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, कैसे हम जानेंगे कि रेट ऑफ E1 ज़्यादा होता है, रेट ऑफ E1 कम होता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। और मैंने आपको बताया कि जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ E1 होगा, उतना ज़्यादा रेट ऑफ, यही जनरली SN1 में भी होता है। मैंने आपको बताया था कि कार्बोकेटायन का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है उतना ज़्यादा वहाँ पर भी रेट ऑफ SN1 होता है। सिमिलरिटी यही है इसकी, यहाँ पर भी जितना ज़्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होता है उतना ज़्यादा रेट ऑफ E1 होता है। और यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया कि अगर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। मैं आपको बताऊँ कि रीअरेंजमेंट आपको कैसे करना, कैसे सोचना है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट क्या होता है, रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल होता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है और जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ E1 होगा।
और जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसको नोट करें। प्रोसीड करते हैं सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि ये E1 और SN1 दोनों साथ साथ होते हैं। प्रोडक्ट जो होता है वो E1 का भी होता है, प्रोडक्ट SN1 का, लेकिन कुछ मेजर में होते हैं, कुछ माइनर में होते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हमारा है क्या कि कार्बोकेटायन का जो फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटायन का जो फॉर्मेशन होता है वहां तक जो स्टेप होता है वो E1 के लिए भी सेम होता है, SN1 के लिए भी सेम होता है। कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन तक जो स्टेप होता है वो E1 के लिए भी सेम और SN1 के लिए भी सेम। लेकिन उसके बाद ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है और रिएजेंट क्या है। उसके बाद किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और रिएजेंट पे। अगर कार्बोकेटायन के बाद हम टेम्परेचर कुछ 20 डिग्री सेल्सियस दे दिए इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OL, जो प्रोडक्ट बनेगा, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो SN1 को फॉलो करेगा। जो मेजर प्रोडक्ट है वो SN1 को फॉलो करेगा। अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल 55 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस, फॉर एग्जाम्पल CH3OH या C2H5OH, कुछ भी आप ले सकते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे E1 वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा। SN1 तो यहाँ ही बनेगा, E1 यहाँ ही बनेगा, लेकिन E1 वाला प्रोडक्ट यहाँ क्या होगा, मेजर में होगा। यहाँ पे SN1 वाला प्रोडक्ट मेजर में होगा। अब इसको नोट कर लें। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है कि हम यूनिमोलिकुलर कैसे इसमें डिफाइन किए, यूनिमोलिकुलर कैसे डिफाइन की। देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब कोई, जैसे फॉर एग्जांपल R CH2CH2X, इससे जब X माइनस बाहर निकला तो क्या हुआ, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। RCH2CH2 प्लस कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में तो एक ही मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में तो एक ही मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। और जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, मैंने आपको बताया इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो जाती है। जब इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो जाती है तो ये यूनिमॉलिक्यूलर कहलाता है। और ये जैसे इसका अगर आप रेट लिखना चाहे तो ये होगा सम कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ RCH2CH2X के पावर 1। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। और यहाँ पे जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो जनरली वीक बेस, और सॉल्वेंट जो यूज करते हैं वो पोलर प्रोटिक करते हैं। आइए देखते हैं वो है कि वाई वी यूज वीक बेस। हम लोग वीक बेस ही क्यों यूज करते हैं वीक बेस? हो सकता है हम स्ट्रॉन्ग बेस भी यूज कर सकते थे। जब हमको X माइनस निकालना ही है तो हम हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए जब हम स्ट्रॉन्ग बेस को यूज करते हैं एज ए रिएजेंट तो क्या होता है, देखिए हम लोग वीक बेस यूज कर रहे थे तो RCH2X में सबसे पहले X माइनस बाहर निकलता था, H प्लस इंतजार करता था। यहाँ पे क्या था, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हम नहीं लेते थे कि दोनों एक साथ निकल जाए। यहाँ पे क्या होता था, सबसे पहले X माइनस बाहर निकलता था, यहाँ फिर H प्लस बनेगा। मतलब X प्लस के निकलने के बाद कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होने के बाद फिर H प्लस बाहर निकलता था। अगर हम यहाँ पे वीक बेस ना लेके स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते तो क्या होता, ये X माइनस के कम्प्लीटली निकलने का इंतजार ही नहीं करता। ये क्या होता, X माइनस के कम्प्लीटली निकलने का इंतजार ही नहीं करता तो H प्लस साथ ही साथ निकल जाता। फिर से X माइनस के निकलने का इंतजार ही नहीं करता और H प्लस भी साथ साथ निकल जाता, तो यहाँ पर E1 रिएक्शन नहीं हो सकता। इसलिए हम वीक बेस को यूज करते हैं। नोट कर लें इसको। फिफ्थ पॉइंट की हम बात करते हैं
सॉल्वेंट हम कौन सा यूज करते हैं? सॉल्वेंट मैंने आपको बताया, जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों यूज करते हैं पोलर? देखिए जनरली क्या है, जब R CH2 CH2X, हमको सबसे पहले CH2 और X के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है। सबसे पहले तो CH2 और X के बीच के बॉन्ड टूटेगा, तो C और X के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो पोलर होता है, क्योंकि ये दोनों को पोलराइज कर देता है। इस पर डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज होता है, धीरे धीरे बॉन्ड टूट जाता है। तो इसलिए हम पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं। प्रोटिक इसलिए यूज करते हैं जब X माइनस बाहर निकल गया। जब X माइनस बाहर निकल गया तो क्या हुआ, यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ये भी तो हो सकता है कि फिर ये जाके कार्बोकेटायन पर अटैक कर दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके बाद जो कार्बोकेटायन बनेगा वो होगा CH2 पॉजिटिव। हो सकता है कि X माइनस फिर इस पर अटैक कर दे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि H प्लस निकल के डाइवर बॉन्ड बन जाएगा, X माइनस कुछ नहीं कर सकेगा। यहाँ पे जनरली क्या होगा, हो सकता है कि X माइनस फिर यहाँ पर अटैक कर दे। तो इसको रोकने के लिए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, ताकि प्रोटिक सॉल्वेंट इसको चारों बगल अपनी ओर घेरे रखे और इसको फर्दर इससे रिएक्ट करने ना दे। क्या वो फर्दर इससे रिएक्ट करने ना दे, इसलिए सॉल्वेंट हम यूज प्रोटिक करते हैं इसके लिए। और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए पोलर, जो फाइनली हम प्रोडक्ट यूज करते हैं पोलर प्रोटिक। करेंगे टेंडेंसी टू लीव, मतलब लिविंग ग्रुप के टेंडेंसी पर भी डिपेंड करेगा। रेट ऑफ इवन जो है, रेट ऑफ इलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर लिविंग ग्रुप के टेंडेंसी पर डिपेंड है। जितना जैसे वहाँ पे X हेलोजन है, वो जितना जल्दी, जितना फास्ट उस रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा, उतना जल्दी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। X माइनस जितना जल्दी उस रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा, उतना जल्दी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन से, जितना जल्दी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, रेट ऑफ इवन उतना ज़्यादा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 3 डिग्री क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें, यहाँ पे जानी सबसे ज़्यादा रेट किसका, तो मैंने आपको बताया कि I माइनस Br माइनस Cl माइनस, जो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है वो I माइनस है, उसके बाद Br माइनस, उसके बाद Cl माइनस। मैंने आपको बताया था कि एनायन जिसका ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्टेबल हो वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, या जो वीक बेस हो वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। I माइनस सबसे वीक बेस है, उसके बाद Br माइनस, उसके बाद Cl माइनस। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ये होगा। सबसे अच्छा इवन रेट कौन शो करेगा, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। आप इसको बस हम एग्जाम्पल से देखेंगे कैसे हमको क्वेश्चन को डील करना है। ये देखिए थ्योरी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस करना भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमें उससे पता चलेगा कि हमें कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे हमको डिटरमाइन करना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्या सेडजिप प्रोडक्ट होता है, क्या हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। मैं अभी बताता हूँ आपको सेडजिप प्रोडक्ट कैसे बनता है, हॉफमैन प्रोडक्ट कैसे बनता है। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं CH3, क्वेश्चन नंबर 1, CH3 CH2 Br CH3 in the presence of 80 degree Celsius CH3OH। CH3 CH2 Br CH3 in the presence of weak base 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये पता चल गया होगा कि ये वीक बेस है और टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस जनरली ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये इलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। इवन इलिमिनेशन जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, Br माइनस यहाँ से निकलेगा और H प्लस कहाँ से निकलेगा, Br माइनस यहाँ से निकल गया, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया, H प्लस किधर से निकलेगा, H प्लस इधर से निकलेगा, इधर से। बात बराबर की दोनों आइडेंटिकल ग्रुप है। अगर ये आइडेंटिकल ग्रुप नहीं होता तो फिर सोचा जाता है कि H प्लस कहाँ से निकलेगा, वो मैं आपको बताऊँ कि H प्लस कहाँ से आपको निकालना है। Br माइनस यहाँ से निकला, यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, जैसे Br माइनस यहाँ से निकला, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब H प्लस ये या तो यहाँ से निकलेगा या तो यहाँ से निकलेगा, दोनों आइडेंटिकल, तो कहीं सब निकाल दीजिए, हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। हम सेकेंड
एग्जाम्पल्स की बात करें तो CH3 CH2 CHBr CH3 CH3 CH2 CHBr CH3 in the presence of C2H5OH 80 डिग्री सेल्सियस। वीक बेस है, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस जनरली ज़्यादा है। आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैं आपको दो ऑप्शन भी दे देता हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 सेकेंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोडक्ट ये बनेगा या प्रोडक्ट ये बनेगा, सोच के बताएं। सोचिए कि देखिए डबल बॉन्ड, ये तो कार्बोकेटन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, या तो हो सकता है डबल बॉन्ड इधर इस कार्बन के साथ बना दे, डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ, या H+। अगर ये H+ लूज करा था डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, अगर ये H+ लूज करा था डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट होगा, जो मेजर होगा, प्रोडक्ट तो दोनों बनेगा, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा। देखिए जनरली मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो जैसे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं दिया है, कोई भी एग्जाम्पल्स में कोई भी क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया है कि को बताना कि दोनों में से, ये चारों में से या पांचों में से कौन मेजर प्रोडक्ट है, तो आप उसकी स्टेबिलिटी की बात कीजिए कि दोनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो मेजर में होगा, और जो कम स्टेबल होगा वो माइनर में होगा। तो ये दोनों की स्टेबिलिटी को हम कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करें कि दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो जनरली यहाँ स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम हाइपर कंजुगेशन से चेक करते हैं। हाइपर कंजुगेशन, मैं आपको बताता हूँ कि हाइपर कंजुगेशन से आप कैसे स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। हाइपर कंजुगेशन क्या कहता है, हाइपर कंजुगेशन जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि डबल बॉन्ड के जो कार्बन जहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे जितना हाइड्रोजन अटैच होता है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर जितना हाइड्रोजन अटैच होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। और जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो आप यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट कीजिए, बॉन्ड के साथ जो कार्बन अटैच है उस पर जो हाइड्रोजन अटैच है उसको काउंट नहीं करना है। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर जितना हाइड्रोजन अटैच है वो उसका अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा दोनों में से किसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें। तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा। इसी में आप एक कंसेप्ट बताता हूँ, सेटजिफ और हॉफमैन क्या होता है। सेटजिफ प्रोडक्ट क्या होता है और हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए जनरली सेटजिफ और हॉफमैन को डिफाइन करने के लिए हम स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, मेजर माइनर नहीं। मेजर माइनर नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज कर जाते हैं। वो सोचते हैं सेटजिफ प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो सेटजिफ प्रोडक्ट हो, या हॉफमैन प्रोडक्ट जो होता है वो माइनर होता है तो हॉफमैन होता है। वैसा नहीं होता। जो कंपाउंड में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो सेटजिफ प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन बन रहा है, ये वाला, तो ये सेटजिफ प्रोडक्ट हो जाएगा। और सबसे लीस्ट स्टेबल जो होगा वो हॉफमैन प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनरली स्टेबल जो है तो वो जो स्टेबल है वो मेजर में है। जब हम एंटी एलिमिनेशन की बात करेंगे, जब हम एंटी एलिमिनेशन कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो जनरली माइनर में बनता है, और जो अनस्टेबल होता है, जो अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है वो मेजर में होता है। तो इसलिए वहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेटजिफ और हॉफमैन, आप इस बेसिस पे सोचें कि कौन कितना ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा अगर ये दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा दोनों में से ये स्टेबल है तो ये सेटजिफ प्रोडक्ट कहलाएगा। सबसे लीस्ट स्टेबल ये है तो ये हॉफमैन प्रोडक्ट कहलाएगा।
यहाँ पर इस एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर में सेडजी प्रोडक्ट या जो स्टेबल प्रोडक्ट वो मेजर में, इसलिए यहाँ पे सेडजी प्रोडक्ट मेजर होगा। जब हम एंटाई एलिमिनेशन की बात करेंगे वहाँ पे क्या होता है, जो स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है वो माइनर में होता है, वो कम मात्रा में बनता है। वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि माइनर है तो वो हॉफमैन हो जाएगा, स्टेबल है तो वो सेडजी फिर रहेगा, लेकिन वहाँ पे सेडजी प्रोडक्ट माइनर में बनेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, तब हम बात करेंगे एंटाई एलिमिनेशन से पहले आप ये सोचिए, यहाँ पे जो सेडजी प्रोडक्ट हॉफमैन पर तभी डिपेंड है। सेडजी प्रोडक्ट क्या होता है, आप इसको लिख लें कि सेडजी प्रोडक्ट क्या होता है, जो स्टेबल होता है। जैसे अगर जो दो जैसे कंपेयर की बात करें, दोनों प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, ए, तो वो सेडजी प्रोडक्ट होगा। जो लीस्ट स्टेबल है वो सब में से वो हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ बोर्ड लेवल के, आईटी मेंस एडवांस लेवल के मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको खुद से सॉल्व करें, वीडियो पॉज करें, खुद से प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें। तो क्वेश्चंस आपके बोर्ड स्क्रीन पे ये रहा, करें 1 2 3 4 5। चलिए आइए देखते हैं। CH3 CH CH3 CH2 Br in the presence of H2O 80 डिग्री सेल्सियस। H2O क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और हाई टेम्परेचर मतलब E1 को फेवर करेगा। यहाँ पे क्या होगा, Br माइनस पहले बाहर निकलेगा, Br माइनस बाहर निकला, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये कैसा कार्बन है, ये कैसा कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। ये 3 डिग्री कार्बन। अगर किसी तरह मेरा पॉजिटिव चार्ज उसके यहाँ आ जाए तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर देगा, और जब 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर देगा तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं CH3 CH CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका ऐसा कार्बोकेटायन बनेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 3 डिग्री कार्बन। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए तो क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। अब हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। अगर यहाँ से H माइनस, ये यहाँ से H माइनस शिफ्ट करके हम यहाँ लेते जाएं तो क्या होगा, इसको हम लोग करते चलिए 1,2 H माइनस शिफ्टिंग। तो क्या होगा, H माइनस यहाँ जाएगा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 C प्लस CH3 CH3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल। अब देखिए इससे ज़्यादा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल रीअरेंज से नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ये रुक जाएगा। अब OH माइनस आयन, अब जो होगा यहाँ से H प्लस, तीनों आइडेंटिकल है, कहीं से भी H प्लस निकल सकता है, तीनों आइडेंटिकल है, कहीं से H प्लस निकलेगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन फाइनली प्रोडक्ट होगा वो CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसको आप नोट कर लें, वेरी गुड। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, CH3OH वीक बेस 60 डिग्री सेल्सियस मतलब E1 रिएक्शन। अब देखिए Cl माइनस यहाँ से निकलेगा, ये होगा Cl माइनस यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, Cl माइनस यहाँ से निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज आया। अब देखिए ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, या 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, अगर किसी तरह ये यहाँ तक आ जाए तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक H माइनस निकाल के यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। जब शिफ्टिंग के बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। अब देखिए क्या करेंगे हम जनरली, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना, 1 डिग्री से 2 डिग्री बना है। अब देखिए क्या होता है, ये कैसा कार्बन, यहाँ पे कैसा कार्बन है, ये कार्बन,
इधर कार्बन मतलब 3 डिग्री कार्बन है। अगर पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ पे आ जाए तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो अभी भी एक हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड बना है, एक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ। यहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा और जो फाइनल जो फिर यहाँ हाइड्राइड शिफ्टिंग होकर जो बनेगा वो होगा इस प्रकार कुछ। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब देखिए क्या होगा। अब H प्लस को हमको निकालना है, H प्लस को निकालना। अब देखिए मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, या इसको मिटा देता हूँ, पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे फर्दर आगे H प्लस किस कार्बन से निकलता है। देखिए ये प्रोडक्ट हुआ, ये जो फाइनल बना। अब देखिए ये यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन है पॉजिटिव। अब देखिए इसके बगल वाला कार्बन ये तो जो H प्लस निकलेगा वो यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी। तो फाइनल जो होगा प्रोडक्ट वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हम कैसे डिसाइड करेंगे ये तीनों में से प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? तो मैंने आपको बताया जब मेजर प्रोडक्ट को आपको डिफाइन करना है या बताना है तो आप इसके स्टेबिलिटी की बात कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी हमको चेक करना है। स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन से। जिसका जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो उतना ज़्यादा स्टेबल, जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा रेट ऑफ SN1, या उतना ज़्यादा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या, अगर आप यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो अल्फा डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, ये यहाँ पे 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे कितना, इसके बगल वाले कार्बन पे, बगल वाला कार्बन ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो यहाँ पे 2 मतलब टोटली 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बगल वाला कार्बन 2, 2, 4, 2, 6, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम इसकी बात करें इस वाले कंपाउंड की, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड, इसके बगल वाले कार्बन यहाँ पे 2, 2, 4 और यहाँ पे +3, यहाँ पे भी तो कार्बन है, यहाँ पे +3, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। जो प्रोडक्ट होगा फाइनली तो वो प्रोडक्ट ये होगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब इस रिएक्शन की बात करते हैं, ये वाला रिएक्शन देखिए CH3OH वीक बेस टेम्परेचर, तो ये क्या होगा, इवन शो करेगा। यहाँ पे Br है, इवन शो करेगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये कैसा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर किसी तरह पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो प्रेजेंस है, यहाँ से एक H- को ला के यहाँ डाल देंगे, H-1, 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो फाइनल जो होगा वो ऐसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस, CH3OH 15 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है यहाँ पे E1 होगा, यहाँ पे SN होगा। तो ये जो होगा कार्बोकेटायन तक तो फॉर्मेशन दोनों होगा, तो कार्बोकेटायन फाइनली इसका भी यही बनेगा, रीअरेंज होकर ये कार्बोकेटायन बना। अब E1 में क्या होता है कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है अपने बगल वाले कार्बन के साथ। तो इस कार्बन के बगल वाले में ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो फाइनल प्रोडक्ट इसमें भी हम डिफाइन करेंगे कि जो कितना ज़्यादा स्टेबल है, जो जितना ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगा वो मेजर में होगा। अब इसको नोट कर लें सबसे पहले। ये हुआ कार्बोकेटायन। सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऐसा बनाते हैं, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है
अगर हम एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है, तो दोनों एक दूसरे का आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल है। अगर आप इसको ऐसे फ्लिप कर दीजिए तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और एक प्रोडक्ट ये भी हो सकता है, ये तीनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। अब आपको क्या देखना है, दोनों की स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी आप कैसे चेक करते हैं, हाइपर कंजुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे जितना हाइड्रोजन अटैच होता है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। 3 और 2 = 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड के बगल 3 3 6 + 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन इस पे है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा मेजर ये होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपको बनाना है वो होगा ये। और अगर 15 डिग्री सेल्सियस दिया होता है SN1 रिएक्शन होगा। SN1 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है। तो यहाँ से Br- बाहर निकला तो OH- CH3OH में OH- अंदर जाएगा। OH- कहाँ अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करेगा कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ तो डबल बॉन्ड बनता नहीं है। यहाँ पे अटैक करता है तो यहाँ से यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन दोनों में एक साथ होता है। यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे OH, क्योंकि देखिए E1 और SN में यही सिमिलरिटी कि कार्बोकेटाइन तक, जब तक कार्बोकेटाइन है तब तक दोनों में सेम चीज़ होता है। कार्बोकेटाइन तक फॉर्मेशन दोनों होता है। उसके बाद टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि E1 होना है या SN1 होना है, प्रोडक्ट मेजर E1 का होना है या प्रोडक्ट मेजर SN1 का होना है। अगर प्रोडक्ट मेजर E1 का होना है तो आप इसको पहले देखिए कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगा वो प्रोडक्ट मेजर में होगा, वो प्रोडक्ट आएगा। और जो उसके बाद अगर जब SN1 की बात करते हैं, जब 15 डिग्री कम टेम्परेचर रहता है तो उसके बाद क्या होता है, कार्बोकेटाइन जहाँ पे बनता है वहाँ पे जहाँ से Br- निकला कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, रीअरेंज हुआ, उसके बाद OH आयन अटैक करता है। ये E1 हुआ, ये SN1 हुआ। नोट कर लें आप इसको। C आपने देखा कि हम H2O और CH3OH जनरली हम एज ए रीएजेंट यूज करते हैं। E1 SN जनरली हम H2O या CH3। अगर आपको दिया रहे H2O भी और आपको दिया रहे CH3OH भी, जैसे आपको दो रिएक्शन दिया, एक में H2O एक में CH3OH, आपको बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा E1 शो करेगा, कौन सबसे ज़्यादा SN1 शो करेगा। देखते हैं कि H2O जनरली क्या होता है, H2O का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है वो ज़्यादा होता है। H2O का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है वो ज़्यादा होता है। जब न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट करने में ज़्यादा आसानी होगी। और जब न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने में ज़्यादा आसानी होगी तो वो SN1 को ज़्यादातर फेवर करता है। ज़्यादातर वो किसको फेवर करता है, SN1 को फेवर करता है, ज़्यादातर SN1 को फेवर करता है। और CH3OH E1 को फेवर करता है। यूनिमॉलिक्यूलर जो इलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है उसको हम जनरली उस रिएक्शन को हम एक और रिएक्शन कहते हैं, जिसका नाम है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। जनरली हम इलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर को डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि देखिए डी मतलब होता है रिमूवल, डी मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रोजन हैलोजन, मतलब जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूवल हो वैसा रिएक्शन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन कहलाता है। और आपने देखा कि इलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर में हाइड्रोजन भी रिमूव होता है और हैलोजन भी रिमूव होता है। आपने देखा कि इलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर में हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ, हैलोजन भी रिमूव हुआ, इसलिए इलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर को हाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन के कैटेगरी के अंदर हम बांटते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि क्या E2 भी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस के अंदर आते हैं, उसको समझने के लिए, उसको देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो
देखना होगा। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं पे कवर करते हैं। आपका एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर खत्म होता है। आपका एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर खत्म होता है। कल हम इसके कुछ कंसेप्ट की भी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, कि प्रोटोनेटेड एल्कोहल क्या होता है, कैसे हम एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं, एल्कोहल से कैसे हम वाटर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। कि कोई भी अल्कोहल है उसका जब हम डिहाइड्रेशन करने का मतलब है कि H2O को निकालना। जब हम अल्कोहल से H2O को निकालेंगे, मतलब उसको जब डिहाइड्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, तो क्या उसमें भी डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन होगा? क्या वो इसको फेवर करेगा? तो जनरली फेवर नहीं करता है, क्योंकि डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन क्या होता है? डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन ग्रुप। तो अल्कोहल में तो कोई हैलोजन ग्रुप नहीं है, जनरली वो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन को फॉलो नहीं करता है। एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन को फेवर करता है। तो जैसे रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल है, उसके बाद उसमें हम बात करेंगे कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या होता है, प्रोटोनेशन कैसे होता है, उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आईटी जेई मेन एडवांस में आए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा, आपने आज अच्छे से इस लेक्चर को एंजॉय किया, मन से पढ़ा। आप यहाँ से जाके E1 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, या अगर आप चाहें तो रुक भी सकते हैं, क्योंकि जब हेलो एल्केन चैप्टर एक विस्तार से मैं आपको जब कवर करा दूंगा, जब आप उसको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपके कोई भी बुक के नहीं छूटेंगे, एक भी क्वेश्चन आपके कोई भी बुक के नहीं छूटेंगे। तो इस लेक्चर को रिवाइज करें, अपने नोटबुक को रिवाइज करें, तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक। आई एम द चेंज, बी द चेंज।